नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी ध्युवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विषमता की पहचान करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ना सबसे पहले अगर आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले इसमें देखना चाहो तो भाग 1 करके दिया है इसमें सामान्य मानसिक योग्यता का, जिसमें 30 नंबर का आप लोगों का पूछा जाने वाला है और 30 प्रश्न आने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो देखो विषमता की पहचान करना, ये इसका टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ना विषमता की पहचान का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। और उसके बाद ना आप लोगों का ना इसमें से ना लगभग 25 से 30 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ना लगभग 20 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा और 10 प्रश्न जो रहेगा वो आप लोगों का होमवर्क के तौर पर मैं छोड़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ना इसका ना टॉपिक को देखोगे ना, तो विषमता की पहचान करना करके इसमें दिया है। और इसका ना ये जो थ्योरी दिया है ना, उसको मैं आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है विषमता की पहचान को। और उसके बाद ना इसका पूरा जो पीडीएफ रहेगा ना, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। तो आप लोग क्या करना, विस्तार पूर्वक ये जो थ्योरी है उसको एक बार और पढ़ लेना अपने मन से। और पढ़ने के बाद इसमें जो होमवर्क दूंगा ना, उसको भी आप लोग क्या करना, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को ना ये जितना भी इसमें थ्योरी है ना, उसको अपने शब्दों में आपको समझा देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, विषमता की पहचान करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना, चाहे वो अंकों में दे, चाहे वो शब्दों में दे, चाहे वो किसी प्रकार के अलग अलग ना जानवर पेड़ पौधे अलग अलग ना नाम में देगा। और चार आप लोगों को क्या किया जाएगा, चार आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा। और तीन इसमें जो ऑप्शन रहेगा ना, वो सिमिलर रहेगा, एक ही टॉपिक से संबंधित रहेगा। लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा ना, वो किसी न किसी प्रकार से उसमें से भिन्न होगा। और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा इसमें अगर आप लोगों को ये बताऊं ना, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएगा ना, वो शब्दों का वर्गीकरण के आधार पर आएगा। मतलब कोई भी शब्द आप लोगों को दे दिया जाएगा चार ऑप्शन में, और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो रहेगा वो डिफरेंट होगा, बाकी तीन ऑप्शन सिमिलर होगा। उसके अलावा दूसरा तरीका से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अक्षरों के वर्गीकरण पर आधारित होगा। मतलब अलग अलग अक्षर आप लोगों से दे दिया जाएगा और तीन सिमिलर होगा और एक जो रहेगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा संख्याओं से संबंधित आप लोगों का वर्गीकरण दिया जाएगा। जो चार ऑप्शन रहेगा उसमें से क्या होगा, तीन संख्या सेम होगा, एक संख्या उससे डिफरेंट होगा। तो ये संख्या से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके अलावा शब्दों अक्षरों अथवा संख्याओं का ना पूरा समूह मिला करके आपको दिया जाएगा जो प्रश्न है वो। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो प्रश्न पूछने का तरीका होगा ना, वो होगा। आप लोगों को अगर एक उदाहरण के थ्रू समझाऊं ना सबसे पहले, तो सबसे पहले ध्यान से देखो शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर। तो शब्दों में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो सबसे पहला इसमें उदाहरण दिया है। इसको थ्योरी को आप लोग क्या करो, पीडीएफ में आप लोग अलग से पढ़ लेना, मैं आपको अपने शब्दों में केवल समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो शब्दों से प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया है उदाहरण में, और बोला जाएगा, पहला दिया है पृष्ठ दिया है, बी दिया है पन्ना दिया है, सी करके दिया है जिल्द दिया है, और डी करके आप लोगों को लेखक दिया है। अब आप लोगों को ये प्रश्न हो गया। प्रश्न देने के बाद आपको ये पहचानना है कि ये जो चारों ऑप्शन केवल दिए, इन चारों में से जो चौथा ऑप्शन है भिन्न कौन सा है, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, आप लोगों को ये पहचानना है। तो आपको जो नज़र आएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी इसमें नज़र आएगा, लेखक। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले पृष्ठ, उसके बाद पन्ना और उसके बाद जिल्द, ये तीनों के तीनों जो है वो एक पुस्तक का क्या है, पुस्तक से संबंधित ये जो शब्द है वो। पृष्ठ किस में आता है, तो पुस्तक में ही आता है, पुस्तक से ही रिलेटेड है वो। पन्ना किससे रिलेटेड है, तो ये भी पुस्तक से रिलेटेड है। जिल्द किससे रिलेटेड है, तो ये भी क्या है, पुस्तक से रिलेटेड है। लेकिन जो लेखक है वो डिफरेंट है। लेखक एक आदमी हो सकता है, लिखने वाला भी हो सकता है, और उसमें जो लिखा गया जो शब्द वगैरह है वो भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, लेखक जो है वो डिफरेंट है ना। व्याख्या को पढ़ोगे तो इसमें भी वही बोला है, लेखक को छोड़कर शेष शब्द पुस्तक के अंग से संबंधित है, जबकि लेखक मानव बोधक शब्द है, मतलब मानव को इंगित करता है, इंसान को बताता है। अतः ऑप्शन नंबर डी जो है वो भिन्न होगा, बोला है ना। समझ में आया आप लोगों को पहला वाला उदाहरण। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण है आप लोगों के लिए, इसको पढ़िए। सबसे पहला देखिए दूसरा को, इसमें सेम उसमें रिलेट करके दिया है। पहला करके दिया है पृष्ठ, बी करके दिया है पन्ना, सी करके दिया है लेखक, और डी करके दिया है जिल्द, और उसके अलावा ई करके एक और ऑप्शन ऐड किया है बाल्टी। अब आपको ये पांचों ऑप्शन में बताना है डिफरेंट कौन है। अब तो आपको पता चलेगा ये जो ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें से। कैसे, तो देखो एक जो पुस्तक होगा, पुस्तक के अंतर्गत पृष्ठ आता है, पन्ना जो रहता है वो भी पुस्तक के अंतर्गत आता है,
जिल्द जो रहेगा वो भी पुस्तक के अंतर्गत आएगा और लेखक जो रहेगा वो भी क्या है, पुस्तक के अंतर्गत आएगा। अगर 4 ऑप्शन केवल देते तो ऑप्शन नंबर सी लेखक को लेते, लेकिन 5 ऑप्शन इसमें दिया है बाल्टी। तो बाल्टी, आप लोग मुझे ये बताओ कि बाल्टी पानी भरने का काम आता है, किसी भी प्रकार से ये पुस्तक से संबंधित है क्या बाल्टी जो है वो? नहीं है ना, बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ई जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या को भी पढ़ोगे तो सेम टू सेम वही बोला है। दूसरे उदाहरण में प्रथम उदाहरण के सभी शब्द मौजूद है, किंतु एक अतिरिक्त शब्द बाल्टी भिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है। वर्गीकरण के आधार को थोड़ा विस्तृत करते हुए सोचने की पृष्ठ, पन्ना, लेखक तथा जिल्द को एक ही वर्ग के अंतर्गत लाया जा सकता है। तो सेम आप लोगों को जो समझाया ना वो भी इसमें व्याख्या में कहा गया है। ठीक है, अब आप लोगों का जो एक्चुअल में प्रश्न है ना वो यहाँ से शुरू होता है और आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि जब मैं आप लोगों को ऑप्शन को बताऊं, रुकूं बीच में, तो आप लोग क्या करना, खुद से आंसर लेने की कोशिश करना। जब भी मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास लेकर के आता हूं, आप क्या करना, एक पेन और कॉपी लेकर चुपचाप बैठ जाया करो और जैसे मैं आप लोगों को प्रश्न बताता हूं ना, बताने के बाद प्रश्न को पढ़ो, खुद एनालिसिस करो, खुद आंसर लेने की कोशिश करो। बीच में रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों से बनना चाहिए, ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा जी एग्जाम में आपका? तो आपको खुद से पहले प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ तो मिला लिया करो, सही है या गलत है। आप लोगों जब बनाओगे गलत होगा तो आप लोग सुधार लोगे, है ना। जब तक आप लोगों से गलती नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तो फिर कैसे आप बना पाओगे जी? तो इसीलिए महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट में जो निर्देश दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षरों संख्या युग्म को चिन्हित कीजिए। मात्र आप लोगों को केवल ऑप्शन अभी दिया जाएगा, उन ऑप्शन के आधार पर आप लोगों को डिफरेंट को चुनना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोला है उसको देखो। केवल आप लोगों को ऑप्शन इसमें दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 19। अब आप लोगों को केवल ये ऑप्शन को देख करके बताना है कि इसमें से डिफरेंट जो संख्या है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 19 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से देखोगे, चारों ऑप्शन को, तो ये जो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 15 और ऑप्शन सी 12, तीनों के तीनों जो संख्या ना वो भाज्य संख्या है। मतलब 3 से इसको भाग दिया जा सकता है, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15 और 3 चौक कितना होता है 12। तो तीनों के तीनों संख्या जो है वो भाज्य है, लेकिन 19 जो संख्या है ना वो क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, डायरेक्ट ये 19 से ही कटेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, तीनों की तीनों जो संख्या है वो भाज्य संख्या होगा, एक ही संख्या से कट रहा है। तो इसीलिए डिफरेंट जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी 19 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया पहला वाला आप लोगों को? चलिए अब आप लोगों से ना शब्दों से रिलेटेड एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखो। ऑप्शन ए इसमें दिया है विधवा, ऑप्शन बी दिया है अविवाहिता, ऑप्शन सी दिया है पत्नी और ऑप्शन डी दिया है अविवाहित। तो आपको बताना है इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अविवाहित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखोगे ना तो इसमें देखो पहला दिया है ए करके विधवा, बी करके दिया है अविवाहिता और सी करके दिया है पत्नी। तीनों के तीनों जो देखोगे ना वो महिला को इंगित करता है, महिला के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखोगे अविवाहित, तो अविवाहित जो है ना वो एक पुरुष मतलब एक जो लड़का है ना उसको इंगित करता है। अविवाहित मतलब जिसका शादी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका क्या बोलेंगे? अविवाहित बोलेंगे। लेकिन ये पूरी तरह से लड़कों के लिए उपयोग किया जाता है, अविवाहित जो है वो। अविवाहिता जो है वो लड़कियों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ये भी क्या है, लड़कियों के लिए होता है। विधवा मतलब ये मान सकते हो महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? अविवाहित जो है वो केवल पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये विषम है, डिफरेंट है। समझ में आया दूसरा आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को देखिए। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी आई। अब आपको इन अल्फ़ाबेटों में से बताना है कौन सा इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, ये बताना है।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 के सारे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए जो ई है वो, ऑप्शन नंबर सी ओ जो है वो, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी आई जो है वो, ये तीनों के तीनों ना वोवेल के अंतर्गत आते हैं। और वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वोवेल जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ और उसके बाद यू। तो ये 5 प्रकार के जो है ना वो वोवेल होते हैं। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ना वो वोवेल है, तो इसीलिए ये सिमिलर हो जाएगा। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितने होता है? तो कॉन्सोनेंट की जो संख्या है वो टोटल 21 होता है, और वोवेल की संख्या जो है वो 5 होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले के क्लास में। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अब आप लोगों को ये देखना है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों में से ना डिफरेंट कौन सा है आपको ये बताना है। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोग ना एक एक ऑप्शन को अलग अलग, इसके जो डिफरेंट होगा ना, तो इसको आप लोगों को पहले निकालना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो एस के बाद पी कैसे आया, पी के बाद फिर से ये पी कैसे आया, फिर से पी के बाद ये जी कैसे आया, ये अगर आप लोग पता चल जाएगा ना इसके संबंध को, सेम उसी प्रकार से दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तो एक इसमें डिफरेंट होगा, तो वो आप लोगों को बताना है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप ट्राई कीजिए, फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए पेचीदा टाइप से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना इसका जो आंसर लिया गया है ना, वो ऑप्शन नंबर डी इसलिए गया है क्योंकि इन सारे ऑप्शन में जो देखोगे ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, तो इन सारे जो अलग अलग इसमें जो अल्फ़ाबेट दिया है, वो सारे अल्फ़ाबेट में अगर आप लोग ना एक एक कम करते जाओगे स्पेलिंग को ना, मतलब उससे पहले जब ए से लेकर के जेड तक की जो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हो ना, तो उसमें जो एस आ गया, एस से पहले अगर कि सारे को लिखते जाओगे क्या आएगा, पी से पहले क्या आएगा, और पी से पहले क्या आएगा, और जी से पहले क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ आप लिखोगे ना, तो मीनिंगफुल आप लोगों को वर्ड प्राप्त होगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहला जो ऑप्शन है ना उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ कि एस से पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा? तो एस से पहले आर आता है। उसके बाद पी से पहले क्या आएगा? तो पी से एक अगर कि कम करोगे ना तो ओ आता है। फिर से पी दिया है तो फिर से ओ हो जाएगा। और उसके बाद जी दिया है, तो जी से पहले क्या आएगा? तो जी से पहले एफ आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या बोलेगा? तो इसका मीनिंग रूफ बन जाएगा। रूफ का मतलब क्या होता है? तो रूफ का मतलब जो होता है वो छत हो जाता है। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया ना, मतलब मीनिंगफुल एक वर्ड बन गया। ठीक उसी प्रकार से बी को देखो, बी में ये देखो ई जो अल्फ़ाबेट है, ई से पहले क्या आएगा? तो ई से पहले आएगा डी आ जाएगा। उससे पहले पी से पहले क्या आएगा? तो पी से पहले ओ आ जाएगा। उसके बाद ओ से पहले क्या आएगा? तो ओ से पहले एन आ जाएगा। और उसके बाद एफ़, तो एफ से पहले क्या आएगा? तो एफ से पहले ई आ जाएगा। अब इसका क्या मीनिंग बना? ये जो वर्ड मिला वो डन। तो डन का मतलब क्या होता है? पूरा होता है, कंप्लीट होना होता है। उसके अलावा तीसरा को देखो, सी को, एच, एच से पहले क्या आएगा? तो एच से जो पहले आएगा वो जी आ जाएगा। उसके बाद बी दिया है, तो बी से पहले क्या आएगा? तो बी से पहले ए आ जाएगा। उसके बाद जे दिया है, तो जे से पहले क्या आएगा? तो जे से पहले आई आ जाएगा। तो यहाँ आई लिख देते हैं। और उसके अलावा लास्ट में दिया है ओ, तो ओ से पहले क्या आएगा? तो ओ से पहले आप लोगों का आ जाएगा एन आ जाएगा। तो ये क्या सेंटेंस बना? तो गेन बन जाएगा। गेन का मतलब क्या होता है? तो गेन का जो मतलब होता है वो पाना हो जाता है। बोलता है ना कि मैंने बॉडी गेन कर लिया ना, या मैंने अपने जो ड्रीम था उसे गेन कर लिया, तो उसका भी मतलब पाना होता है। ठीक है, ये गेन का मतलब जो होता है वो। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ना, एक एक कम करने पर ना क्या हो रहा है? मीनिंगफुल सेंटेंस मिल रहा है। तो इसीलिए ना क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट लिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी को अगर आप लोग ना एक एक मीनिंग कम करते जाओगे तो क्या पता चलेगा, ये देखते हैं। चलो बता देता हूँ। के से पहले क्या आएगा? तो के से पहले जे आ जाएगा। वी से पहले क्या आएगा? तो वी से पहले यू आ जाएगा। एन से पहले क्या आएगा? तो एन से पहले एम आ जाएगा। उसके अलावा एम दिया है, तो एम से पहले क्या आएगा? एल दिया है। तो जमल या जुमल बोल लो। तो इसका कोई मतलब होता है क्या? अगर गूगल में भी सर्च
सर्च मारोगे तो उसका मतलब नहीं दिखाता है, सर्च मारोगे तो जुमला दिखा देता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है ना उतना ज़्यादा ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को लिया गया है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों के तीनों में ना एक एक वर्ड के अगर कम करते जाओगे ना तो वो मीनिंगफुल आप लोगों का एक सेंटेंस मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को इसमें करेक्ट आंसर लिया गया है। आप लोगों को समझ में आया प्रश्न क्रमांक चौथा। आप लोगों को ये प्रश्न इसीलिए बताया ताकि एकाक अगर डिफिकल्ट भी पूछे ना तो इस प्रकार की टेक्निक आप लोग लगा करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को देखिए। अब ऑप्शन ए एल्जाइम, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी दबाव, इन तीनों चारों ऑप्शन में से क्या इसमें अलग है सबसे आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, एल्जाइम। कैसे? तो चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो सबसे डिफरेंट जो नजर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, एल्जाइम। तो एल्जाइम जो है ना वो जीव विज्ञान में यूज किया जाता है, वो प्रोटीन से बने एक विशेष प्रकार के जैव उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो इसीलिए एल्जाइम जो है ना वो जीव विज्ञान में यूज किया जाता है। और उसके अलावा ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी दाब, तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना वो तीनों के तीनों भौतिक विज्ञान में यूज़ किए जाते हैं। और एल्जाइम जो है वो जीव विज्ञान में यूज़ किया जाता है, ये जो शब्द है वो। तो इसीलिए डिफरेंट जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक पाँचवा जो है वो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवा को अब ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1909 या ऑप्शन डी 1943। अब आप लोगों को ये बताना है कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से डिफरेंस कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक छठा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 1943 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोग अगर कि ध्यान से देखोगे ना ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1919 या ऑप्शन सी 1909, ये तीनों के तीनों ना भारतीय इतिहास में कोई ना कोई विशेष घटना को बता रहे हैं। तो इसीलिए ना ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसमें करेक्ट होगा। 1943 में ऐसा कोई इतिहास में विशेष घटना नहीं हुआ है। और आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन में क्या घटना हुआ था ये बताओ ना। तो 1857 के बारे में आप लोगों का जो सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान उसमें आप लोगों को पढ़ाया था ना कि 1857 की क्रांति पढ़ाया था ना, जिसे भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है बोल करके बताया था ना। और बताया था ना किस प्रकार से सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद करो आप लोगों को तत्कालिक घटनाक्रम के बारे में बताया था कि उसका जो घटनाक्रम था वो चर्बी वाला कारतूस था। बताया था ना जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो इसके वजह से ये हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर भी 1919। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को पता होगा ना कि जनरल डायर के कहने पर किस प्रकार से जो लाखों लोग थे ना उस पर अनगिनत गोलियां चला दी, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सारे लोग मारे गए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी 1909। तो 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आया था भारत में, तो ये भी आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। और 1943 में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था, इसके वजह से ना ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट लिया गया है, ठीक है। कभी कभी रीजनिंग में इस प्रकार के भी प्रश्नों को दिया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़े से ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को अब ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब आप लोगों को इसमें बताना है कि डिफरेंट क्या है, ये बताना है आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखोगे प्रश्न क्रमांक 7वां को तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे? तो ऑप्शन ए को देखो ABCD सीक्वेंस में गया है क्रम में। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो EFGH ये भी सीक्वेंस में गया है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो WXYZ, मतलब एक लाइन में सीक्वेंस में ये चला है ना। लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखो, P के बाद क्या आता है, तो P के बाद Q आता है, R आता है, फिर S आता है। लेकिन इसमें PRSQ सीक्वेंस दिया है क्या? नहीं दिया है। सीक्वेंस में एकदम भटक गया है, अलग दिया गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से ना एकदम कॉमन जो क्वेश्चन होता है वो भी दिया जाता है। चलिए अब आप लोगों के लिए ना कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना जो व्यापम के द्वारा प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया कुछ प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से देखिए। मछली का जिस प्रकार से संबंध जलयान से है उसी प्रकार से चिड़िया का संबंध किससे होगा? आपको बताना है। ऑप्शन ए उड़ान, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी हवाई जहाज या ऑप्शन डी पंख।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार से मछली पानी में रहता है, जलयान जो है वो किस में रहता है, वो भी पानी में रहता है। ठीक उसी प्रकार से चिड़िया जो है वो क्या करता है, आसमान में उड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हवाई जहाज जो है वो क्या करता है, आसमान में उड़ता है। एक जो जीवित प्राणी को बता रहा है, मतलब एक जीव जंतु को बता रहा है, और दूसरा मशीन को इंगित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से चिड़िया जो है एक जीव जंतु के अंतर्गत आएगा, और हवाई जो है जो है ना वो मशीन के अंतर्गत आएगा। तो जैसा संबंध इससे है वैसा ही संबंध हम लोग लेंगे ना जी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए इसी अंदाज में। निम्न में से विषम नाम चुनिए। ऑप्शन ए दिया है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी हल्दी घाटी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से विषम को चुनिए बोला है, तो विषम जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना, ये तीनों के तीनों किसी न किसी युद्ध को दर्शा रहा है, उसका क्षेत्र को दर्शा रहा है, उसका स्थान को दर्शा रहा है। कैसे? तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का जितना भी उसमें वो हुआ था, आप लोगों को पता होगा, महाभारत से संबंधित है जो युद्ध हुआ था उससे। पानीपत में क्या हुआ था, तो पानीपत का तीनों जो युद्ध है वो लड़ा गया था। 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, दूसरा 1556 में युद्ध हुआ था पानीपत का, और तीसरा 1761 में हुआ था। तीनों पानीपत का युद्ध पानीपत के जो स्थान है वहाँ हुआ था। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी जो नामक स्थान है वो हल्दी घाटी नामक युद्ध हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी पानीपत और ऑप्शन सी हल्दी घाटी, तीनों के तीनों किसी न किसी युद्ध का स्थान का नाम है। लेकिन सारनाथ जो है ना वो युद्ध का स्थान नहीं था। सारनाथ जो है ना वो बौद्ध तीर्थ स्थल में से एक था, जहां गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। आप लोगों को पढ़ाया हूं इसके बारे में, सामान्य ज्ञान के विषय में आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्न जोड़ों में से विजाति को पहचानिए बोला है, तो आपको अलग क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए पैर हाथ, ऑप्शन बी आँख कान, ऑप्शन सी शरीर सिर, ऑप्शन डी कलाई उंगली। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ। और ये कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, इजी है। थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाओ ना तो आराम से बता सकते हो इसमें चारों ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा है। और ये प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। और अगर आप लोग सही आंसर दोगे ना तो मैं उसके ना ज़रूर आप लोगों को क्या करूँगा बताऊँगा सही बोल करके। अगर गलत होगा तो करेक्ट करूँगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको आप। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को आप ध्यान से पढ़िए। यदि सड़कें नदियाँ हो तो पैदल चलने वाले होंगे। ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी तैराक या ऑप्शन डी नावे। तो क्या इसका आंसर होगा? और ये जो है ना वो प्री बीएड एग्जाम 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, तो आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी तैराक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि सड़कें नदियाँ हो तो पैदल चलने वाले होंगे। सड़क को नदी बना दिया है जी। जैसे सड़क में कौन चलता है पैदल, तो इंसान चलता है। ठीक उसी प्रकार से सड़क को अगर नदी बना दोगे है ना, तो नदी में कौन चलेगा जी, तैराक जो है वो तैर तैर कर चलेगा ना। तो इसीलिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कई लोगों ने नावें ली होंगी तो नावें नहीं होगा। अगर ना बोला जाता सड़क अगर नदियाँ हो तो कार चलाने वाले होंगे, तो कार चलाने वाले जो होते ना तो हम लोग नाव ले लेते। नाव क्या है, बैठ कर चलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से अगर कार के बारे में बात करते, कोई वाहन के बारे में बात करते तो नाव लेते। लेकिन पैदल चलने वाली की बात किया है ना, तो पैदल चलने वाला कौन होगा, तो तैराक जो है वो तैर तैर कर चलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी तैराक इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आप लोगों को क्या है ना क्वेश्चन जो है ना एकदम टफ नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल में आएगा। ठीक है, और इस टॉपिक का ना एक और आप लोगों को क्लास ला दूंगा, तो उसमें से भी आप लोग क्या कीजिएगा, इससे थोड़ा सा ना टफ ला दूंगा। ठीक है, ये सेम जो टॉपिक है विषमता की पहचानना, तो जब मैं सेकंड क्लास इसमें लाऊंगा ना तो उसमें थोड़ा सा टफ ला दूंगा क्वेश्चन को, ताकि कैसा भी क्वेश्चन बने आप लोगों से बन जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी चीता या ऑप्शन डी बाघ। और ये प्री डीलेट 2023 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, इसमें हाथी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? तो दूसरों से संबंधित जो नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर बी हाथी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी बाघ, तीनों के तीनों जो जानवर है वो मांसाहारी जानवर है, लेकिन जो हाथी है वो शाकाहारी जानवर है, ऐसे आप लोग जान सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ये जानते हो कि शेर छोटा होता है, चीता भी छोटा होता है, बाघ भी क्या है, छोटा होता है। एक नॉर्मल होता है, तीनों के तीनों का जो साइज़ होता है वो एक प्रकार से होता है, लेकिन हाथी का जो शारीरिक बनावट है और जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसे दो तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से भिन्न जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए ना एक चित्र है, इसको बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़िए, वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो आपको बताना है ये चारों को, ए बी सी और डी करके चारों है ना, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें जो चित्र है ना वो चारों से भिन्न है, ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। तो चारों ऑप्शन को देखोगे ना, ये चारों के चारों चित्र को, तो जो भिन्न जो आप लोगों का नजर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए नजर आएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखो, इसमें केवल सर्कल दिया है, बाकी में सर्कल है क्या? नहीं है। तो ऐसे भी डिफरेंट आप लोग ले सकते हो। दूसरा तरीका ये है, जैसे देखो ये सारे के सारे किस में है, तो इस प्रकार से क्या है, त्रिभुजा आकार टाइप में है ना, अलग अलग आकृतियों में कटा हुआ है। देखोगे ध्यान से तो पता चल जाएगा। तो इसीलिए ना ये जो है ना वो अलग हो जाएगा बाकियों से, ठीक है। इसमें सर्कल है, इस वजह से भी ले सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें एक केवल जो रेखा है ना वो खींचा गया है। इसमें देखोगे तो 1 और 2 और ये 3 हो जाएगा। उसके अलावा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। मतलब ना ये मान सकते हो कि ये बी सी और डी तीनों के तीनों जो है ना वो सीक्वेंस में गया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो, है ना। तो इसीलिए ये जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से देखिए। पौधा पेड़ लड़की किस में आएगा? मतलब यह है कि पौधा का अगर संबंध पेड़ से है तो लड़की का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी माँ या ऑप्शन डी पत्नी। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए औरत इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पौधा का जिस प्रकार से संबंध पेड़ से है, मतलब यह है कि एक छोटा सा पौधा किस प्रकार से बड़ा होकर कि वो पूरा विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, मतलब एक पेड़ का वृक्ष का रूप ले लेता है ना। पौधा जो है वो पेड़ का रूप ले लेता है आगे बढ़ करके, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक जो लड़की है उसका जो उम्र होता है आगे बढ़ता है, उसका एज होते जाता है, तो वो क्या बनता है आगे चल करके? औरत बनता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफेस्ट टाइप से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को देखो और आप लोगों की इन चारों ऑप्शन में बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखो क्या दिया है, 66 56 दिया है। ऑप्शन बी में दिया है 101 से 90 दिया है। ऑप्शन सी में दिया है 41 से 30 दिया है। और ऑप्शन डी में दिया है 33 से 22 दिया है। तो आपको बताना है इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 66 56 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो इसमें क्या किया गया है, ये जो दूसरा वाला जो संख्या है ना उसको क्या किया गया है, पहले वाली संख्या से घटा दिया गया है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ना उसमें कितना घटेगा, तो ध्यानपूर्वक देखना। एक इसमें डिफरेंट है, आप लोगों को चारों ऑप्शन को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए में अगर 66 में 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 66 में 56 को घटाओगे ना तो 10 बचेगा इसमें। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को देखो, 101 में 90 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो 101 में 90 घटाओगे तो 11 बचेगा। ऑप्शन सी को देखो, अगर 41 में 30 को घटाओगे तो कितना बचेगा? तो वो 11 बचेगा। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, 33 में अगर 22 को घटाओगे तो कितना बचेगा? तो 33 में 22 को घटाओगे तो इसमें भी कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो देखो ऑप्शन बी में 11 बच रहा है, ऑप्शन डी में 11 बच रहा है और ऑप्शन सी में भी 11 बच रहा है। केवल ऑप्शन नंबर ए जो है ना उसमें कितना बच रहा है, तो केवल 10 बच रहा है। तो इन तीनों से डिफरेंट कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 15 आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए, इजी है जी। ये जो आप लोगों का टॉपिक है वो, विषम को चुने कछुआ
केकड़े, मेढक, मछली। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मछली इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विषम को चुने करके दिया है और आपको 4 ऑप्शन दिया है और सबसे ज़्यादा ये चारों ऑप्शन में डिफरेंट होगा ना, वो मछली इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले सुनो ध्यान से। ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी केकड़ा और ऑप्शन सी मेढक, ये तीनों के तीनों जो जीव है ना वो पानी में भी रह सकता है और उसके अलावा थल में भी रह सकता है, मतलब पानी के बाहर में भी जिंदा रह सकता है। कछुआ भी बाहर कई दिनों तक की जिंदा रख सकता है, केकड़ा भी कई दिनों तक की पानी से बाहर में जिंदा रह सकता है और मेढक भी कई दिनों तक की क्या रख सकता है, पानी के बाहर में जिंदा रह सकता है। लेकिन मछली जो है ना वो जलीय जीव है और पानी से बाहर जिंदा नहीं रह सकता। आप लोगों को पता होगा मुश्किल से 2 से 3 मिनट रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाहर निकालोगे तो वो मर जाता है। सुना होगा ना जी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पढ़े होंगे ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाथ निकालो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, बच्चों से भी सुने होंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। विषम को चुने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताइए इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 144 और 225 जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना वो अपने आप में स्क्वायर के फॉर्म में है। कैसे, तो सबसे पहले ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए को, 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। उसके अलावा 121 किसका स्क्वायर है, तो वो 11 का स्क्वायर है। पहला आप लोगों को समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी को देखो, 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 की स्क्वायर है, 12 में 12 में 144 होता है ना जी। उसके अलावा 225 किसका स्क्वायर है, तो वो 15 का स्क्वायर है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को देखो, 16 किसका स्क्वायर है, तो वो 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 होता है ना जी। ठीक उसी प्रकार से 25 इसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, 5 पंचे 25 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखो, 36 किसका स्क्वायर है, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 6 छक्का 36। उसके अलावा 49 किसका स्क्वायर है, तो वो 7 का स्क्वायर है, सती सती 49। अब आप लोग ऐसा निकाल लिए तो कौन सा डिफरेंट इसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला डिफरेंट होगा। कैसे, तो देखो ऑप्शन ए को देखोगे तो 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर, ऑप्शन सी को देखोगे 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और ऑप्शन डी को देखोगे 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। मतलब यह है कि एक जस्ट बाद वाला उसका स्क्वायर के लिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो 12 और 12 के बाद सीधा 3 को छोड़ करके 15 को ले लिया गया है, तो इसीलिए डिफरेंट होगा। बाकी को देखो तो 10 के बाद 11, 4 के बाद 5 और 6 के बाद 7, मतलब जस्ट उसके बाद वाला संख्या को लिया गया है स्क्वायर में। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को नहीं लिया गया है, 12 के बाद सीधा 15 किया गया, तो डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से देखिए। इसमें दिया है ऑप्शन ए भेड़िया, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी कुत्ता या ऑप्शन डी लोमड़ी। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बिल्ली इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ऑप्शन ए भेड़िया, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी लोमड़ी, ये तीनों के तीनों जो होगा ना वो कुत्ते के परिवार से बिलोंग करते हैं, कुत्ते की प्रजातियों से बिलोंग करते हैं। कैसे, तो कुत्ता का जो प्रजाति होता है वो उसका मुख जो होता है वो कैसा होता है, एक तरफ से देखोगे तो इस प्रकार से क्या होता है, खड़ी नोकीला टाइप से निकला हुआ होता है उसका जो मुंह का शारीरिक जो बनावट होता है वो। ठीक उसी प्रकार से भेड़िया का भी जो बनावट है इसी प्रकार से चोंची बोल सकते हो ना जी, हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, तो वैसा होता है। उसके अलावा लोमड़ी का भी जो बनावट है उसका तो उसका भी क्या होता है, उसका जो मुख होता है वो तो इसी प्रकार से होता है। लेकिन बिल्ली का जो शारीरिक बनावट होता है उसका जो सिर होता है ये बोल सकते हो वो गोल हो सकता है, ये बोल लेते हो। ठीक है, तो एक शब्द में अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो ये भेड़िया, कुत्ता और लोमड़ी तीनों के तीनों ना कुत्ते की प्रजाति के जानवर है, इसीलिए इसको ना ऑप्शन को ना एक में माना गया है। और उसके अलावा ना बिल्ली जो है वो अन्य प्रजाति है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को इसमें करेक्ट लिया गया है। समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग यही मत कहते बैठिएगा कि इन सारे में लोमड़ी सबसे ज़्यादा चालाक जानवर है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जी, ये प्रजाति को लेकर के बोला गया है। ठीक है, और व्यापम द्वारा जो आंसर इसमें लिया गया है वो आप लोगों को लेना है, आर्ग्यू आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़िए। विषम को ज्ञात करें। 13, 17, 23 और 37, तो कौन सा इसमें डिफरेंट है आप लोगों को ये बताना है।
तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 23 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है ना, इन तीनों पे किस प्रकार से ट्रिक लगाया गया है। ये जो अलग अलग जो संख्या इसमें दिया है ना, 1 और 3 करके 13 को, तो इसको क्या किया गया है, 1 + 3 करके आपस में जोड़ दिया गया है। तो 1 और 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी को देखो 1 और +7 करके दिया है ना, 1 और 7 17 दिया है, तो 1 को जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डी को देखो, इसमें 3 को दिया है और 7, मतलब टोटल 37 दिया है। तो इसमें क्या किया गया, 3 और 7 को अलग अलग करके इसमें प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो 7 और 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। उसके अलावा इसमें सी को देखो, 2 + 3 करके इसको भी जोड़ दिया गया है। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब ये जो संख्या प्राप्त हुआ है इसमें ये लॉजिक लगाया गया है कि ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों की तीनों सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो 23 है ना वो विषम संख्या प्राप्त हो रहा है इन दोनों संख्या को जोड़ने पर। तो इसीलिए ना ऑप्शन नंबर सी को इसमें क्या लिया गया है, करेक्ट लिया गया है, विषम हो जा रहा है, इसके वजह से डिफरेंट हो जा रहा है बोल करके। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? कभी कभी इस प्रकार से भी आप लोगों को बनाना होता है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें एकदम लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें संख्या दिया था हम लोग संख्या को जोड़ रहे थे, ऐसा करने की बात नहीं है। जिस प्रकार से व्यापम ने आंसर लिया है ना, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को ध्यान से पढ़िए। भिन्न को चुनिए। ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी फूल गोभी, ऑप्शन सी मूली या ऑप्शन डी लहसुन। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी फूल गोभी इसमें करेक्ट होगा। कैसे? प्याज, मूली और लहसुन तीनों के अगर पेड़ को आप लोगों ने देखा होगा तो इसका जो फल होता है या इसका जो बोल सकते हो आप कांदा होता है, बोल सकते हो ना, जिसको खाया जाता है, वो ज़मीन के नीचे उगता है। प्याज क्या होता है, ज़मीन के नीचे उसका जो फल होता है वो होता है ना, मतलब जो उसका जो बोल सकते हो ना प्याज जी जिसको हम लोग सब्जी में डालते हैं वो किस में होता है, तो ज़मीन के नीचे वो उगता है। मूली भी किस में होता है, तो वो भी ज़मीन के नीचे उगता है, बाकी उसका जो पत्ते वगैरह होते हैं तो वो ऊपर रहते हैं। लहसुन ठीक इसी प्रकार से वो भी ज़मीन के नीचे रहता है। लेकिन फूल गोभी क्या होता है, फूल गोभी जो होता है वो ज़मीन के ऊपर, मतलब वृक्ष के ना मतलब जो छोटा पौधा होता है ना उसके ऊपर लगता है। तो इसीलिए डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। भिन्न को चुनिए करके आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 72 12, 96 84, उसके अलावा 120 74 और ऑप्शन डी 48 24। तो क्या इसमें डिफरेंट है आपको ये बताना है, और ये प्री बीएड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भिन्न को चुनिए बोला है, तो इसमें जो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? तो चलिए बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों के तीनों जो संख्या इसमें दिया है ना वो 12 से विभाजित हो जा रहा है, मतलब भाग हो जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो 12 से भाग नहीं होगा। मतलब इस प्रकार से आप लोगों को लेना है कि ना ये भाग चला जाए। तो ये तीनों के तीनों जो संख्या होगा ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, वो भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जा रहा है। 12 से जिसका भाग जा सकता है। कैसे? तो देखो ऑप्शन ए में जो दिया है 72, तो 72 12 से कितने बार में जाएगा, तो 12 छक्की कितना होता है, 72 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 से ये कट गया। दूसरा को देखो 96, तो 12 निया कितना होता है जी, तो 12 निया 96 होता है, तो ये कट गया। और 12 अट्ठे कितना होगा, 84 होता है, तो ये भी कट गया। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक कितना होता है, तो 48 होता है, तो ये कट गया। और 12 दूनी 24, ये कट गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखो, ये जो 120 है तो 12 दहम 120 होता है, ये ठीक है। लेकिन ये जो 74 है वो 12 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। तो इसी वजह से ना ये डिफरेंट हो जा रहा है। 12 छक्की कितना होता है, 72 हो जा रहा है, तो ये 74 है, तो ये 12 से नहीं कटेगा। तो इसके वजह से ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना उसको डिफरेंट लिया गया है। कोई ऐसी संख्या लेना था जिसमें ये चारों के चारों विभाजित हो जाए। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? तो 12 से ये विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिफरेंट है। इसीलिए यही जो आंसर है ना वो व्यापम द्वारा ना प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के एग्जाम में लिया गया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 21? चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए 841, ऑप्शन बी 626, ऑप्शन सी 1090 या ऑप्शन डी 962। तो डिफरेंट क्या होगा आपको ये बताना है।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 841 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भिन्न को चुनिए बोला और भिन्न जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों की संख्या को देखोगे ना तो सारी संख्या सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो विषम हो जा रहा है। मतलब 841 जो है वो इस विषम हो जा रहा है। देखो ना जी ध्यान से, ये जो एक इसमें आएगा 841 जो है ना वो विषम हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों की तीनों सम संख्याएं हैं। इसी के वजह से ना ये ऑप्शन नंबर ए को ना डिफरेंट लिया गया है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। भिन्न को चुनना है आपको। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। तो डिफरेंट कौन सा स्टेट है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भिन्न को चुनिए तो डिफरेंट जो होगा चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर ही ना हो जाएगा जी। क्यों? क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में आता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर जो है वो। लेकिन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये तीनों की तीनों नॉर्मल स्टेट है। आप लोगों को पता होगा ये राज्य के अंतर्गत आता है और ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप लोगों को पता होगा टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है हम लोगों के भारत में, है ना, और 28 जो है वो टोटल राज्य है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए ध्यान से। इसमें अब आप लोगों को थोड़ा सा बताना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा होगा बताइए। थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को नज़र में आए, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों को मैंने बोला था ना कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको ए से लेकर के जेड तक की अल्फ़ाबेट को आप लोगों को याद रखना है और उसके संख्या को भी याद रखना है। आप लोगों को बोला था ना, तो अगर याद होगा तो आराम से आप लोगों से बन जाएगा। चलिए अब आप लोगों को ना एक एक जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो के है वो कौन से नंबर पे आता है। तो के जो है वो 11वें नंबर पर आता है। और उसके अलावा जे कौन से नंबर पे आता है। तो जे जो है वो 10वें नंबर पे आता है। एम कौन से नंबर पे आता है। तो एम जो है वो 13वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ कि एच कौन से नंबर पे आता है। तो एच जो है वो 8वें नंबर पे आते हैं। अब आप लोगों को ना इन सारे के बीच डिफरेंट को पहचानना है। अब देखो यहाँ पर पहला में 11 है, दूसरा में 10 है। इन दोनों के बीच क्या है तो -1 का फ़र्क है। समझ में आया पहला वाला। ठीक उसी प्रकार से 10 के बाद सीधा 13 आया है। तो 13 है तो कितना है तो +3 का इसमें अंतर है। ठीक है, उसके बाद 13 है और 13 के बाद डायरेक्ट इसमें कितना है 8 है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है तो -5 का अंतर है। तो देखो पहला में -1 किया गया है, दूसरे में +3 किया गया है और तीसरे में -5 फिर से किया गया है। पहला वाला सीक्वेंस को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा दूसरा वाला को बताओ। अब बताओ ये जो पी है वो कौन से नंबर पे आएगा। तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ओ कौन से नंबर पे आता है। तो ओ जो है वो 15वें नंबर पे आता है। आर कौन से नंबर पे आता है। तो आर जो है वो 18वें नंबर पे आता है। और उसके अलावा एम कौन से नंबर पे आता है। तो एम जो है वो 13वें नंबर पे आता है। अब आप लोग ये बताओ कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर 15 इनके बीच क्या डिफरेंट है। तो -1 का डिफरेंट है। उसके बाद ये 15 और 15 के बाद 18 है। तो इसमें क्या डिफरेंट है तो इसमें +3 का डिफरेंट है। उसके बाद 18 दिया है और उसके बाद 13, तो इसमें क्या डिफरेंट है तो इसमें भी -5 का डिफरेंस है। आप लोगों को समझ में आया कुछ। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में क्या किया गया है, पहले -1 किया गया है, फिर +3 किया गया है, फिर से -5 किया गया है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी किया गया है, पहले -1 किया गया है, दूसरे में +3 किया गया है, फिर से तीसरे में -5 किया गया है। दोनों का सीक्वेंस सेम गया है ना। उसके अलावा चौथा को देखते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा को देखते हैं कैसे डिफरेंट होगा, उसके बाद तीसरा को भी बताऊँगा, ठीक है। क्यू जो है वो कौन से नंबर पर आएगा आप लोग ये बताओ। तो क्यू जो है वो 17वें नंबर पे आएगा। पी कौन से नंबर पे आता है तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। एस कौन से नंबर पे आएगा तो 19वें नंबर पे आएगा। एन कौन से नंबर पे आता है तो एन जो है वो 14वें नंबर पे आता है।
अब आप लोग ये बताओ कि 17 और 16 के बीच कितने का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। अब 16 और 19 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो +3 का डिफरेंस है। अब 19 और 14 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो -5 का डिफरेंस है। समझ में आया, पहले -1 +3 फिर से -5, समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए अब आप लोगों को ना ऑप्शन सी को बता देता हूँ। तीनों का सेम है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का तीनों का सेम टू सेम किया गया है ना। अब बताओ एफ का जो नंबर है वो कौन सा आता है, तो एफ का जो नंबर है वो 6वें पर आता है। उसके अलावा बताओ ये जो ई है वो कौन से नंबर पे आता है, तो ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है। जे कौन से नंबर पे आता है, तो 10वें नंबर पे आता है। सी कौन से नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है। अब इसको 6 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो इसमें -1 का डिफरेंस है, पहला तो ठीक है। उसके अलावा बताओ ये 5 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो इसमें तो +5 का डिफरेंस है जी। उसके बाद ये बताओ 10 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो उसमें देखोगे तो 7 का डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों का। -7 का डिफरेंस किया गया है ना, तो देखो पहले में -1 ठीक है, +5 कर दिया गया है उसके बाद, जबकि यहाँ +3 होना चाहिए। उसके बाद फिर से क्या है -7 कर दिया गया, तो डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया प्रश्न क्रमांक 24 आप लोगों को। ऐसे ही आप लोगों को बनाना होगा अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर दिया जाएगा तो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 79 या ऑप्शन डी 91। इन चारों ऑप्शन में डिफरेंट क्या है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 91 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो भिन्न को चुनिए बोला है। ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 73 और ऑप्शन सी 79, ये तीनों की तीनों जो संख्या है ना वो अभाज्य संख्या है, मतलब किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या है ना तो सेम हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी 91, 91 जो है वो भाज्य संख्या, मतलब इसका भाग दिया जा सकता है, किससे किससे जाएगा, तो वो 7 से भी चला जाएगा। उसके अलावा 13 से भी चला जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना 91 भाज्य संख्या होगा, 7 से और 13 से चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन है 71, ऑप्शन बी 73 और ऑप्शन सी 79, ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसीलिए जो डिफरेंट होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को ना ये तमाम जो आगे वाला क्वेश्चन होगा ना ये सारे के सारे वो अब आप लोगों को ना मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ। केवल मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का ये जो 5 क्वेश्चन है ना वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना, 5 क्वेश्चन को बढ़िया सा पढ़ लेना और इसका भी लगा लेना आप लोग, ठीक है, आंसर को। और मैं आप लोगों को जो व्हाट्सअप ग्रुप में PDF प्रोवाइड करूँगा ना तो उसमें लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। ज़्यादा कठिन उसमें नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को केवल पढ़ना था और व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर आप लोग जुड़ जाइए। आप ही लोगों के लिए जो ग्रुप है वो बनाया हूँ, ठीक है। और सारे के सारे जितना भी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ना क्लास आएगा उसका PDF उसी में डालूंगा, अन्य कहीं टेलीग्राम चैनल वगैरह में नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। और बहुत लोग अभी तक के जुड़ चुके हैं। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।